एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आपकी जो यूपीएसआई 2025 की जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसकी क्लास 15 है। ठीक है, जो आपके यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में जितने भी आपके जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है, उनको जो है एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है प्यारे बच्चे। और पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड हो जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाने में जो है आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, यही आपसे गुजारिश है मेरी। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, फिर भी जो आप, मैं तो चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हों। 160 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो 160 नंबर, 160 में से कम नहीं तो आपके 150 क्वेश्चन सही हो जाए, बस इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है आपका आज प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कुछ किस चुनाव में जो है नोटा विकल्प की अनुमति दी गई थी? किस निम्नलिखित में से किस चुनाव में जो है बेटे भारत में नोटा विकल्प की अनुमति दी गई थी? अब ये नोटा है क्या? किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे यहाँ पे? नोटा। ये नोटा है क्या? क्या क्या है ये नोटा? तो नोटा मेरे प्यारे बच्चे होता है नन ऑफ द एबव। नन ऑफ दी एबव बोलते हैं नोटा को। नन नन ऑफ दी एबव। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नोटा का नन ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पहली बार जो है मेरे प्यारे बच्चे 2013 में कहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेरे प्यारे बच्चे लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नोटा विकल्प का। ठीक है, लोकसभा चुनाव और हाँ, विधानसभा चुनाव। ठीक है, 2013 में जो कौन से प्यारे बच्चे? एक तो लोकसभा चुनाव और कौन से? एक आपके विधानसभा चुनाव। इन चुनावों में जो है मेरे प्यारे बच्चे 2013 में नोटा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नोटा का प्रयोग किया गया था 2013 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, नोटा जो है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ईवीएम मशीन में जो है, जो ईवीएम आपकी ईवीएम मशीन होती है ना, जो आप वोट देने के लिए जाते हो इलेक्शन में, तो ईवीएम मशीन होती है। ठीक है, उसमें जो प्यारे बच्चे नोटा के लिए गुलाबी बटन होता है। ईवीएम मशीन में जो है नोटा के लिए नोटा गुलाबी बटन है। कैसी बटन है प्यारे बच्चे? गुलाबी बटन। ठीक है, नोटा के लिए कौन सी बटन दबाओगे आप? गुलाबी बटन दबाओगे कि हमें इनमें से जो है कोई भी नहीं चुनना है। जैसे कोई प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी हैं, तो 3 तो प्रत्याशियों के लिए बटन रहेंगी और एक होगी आपकी नोटा की बटन। ठीक है, नोटा यानी आपको इन तीनों में से किसी को अपना जो है वोट नहीं देना है, तो आप नोटा की बटन दबा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मान लीजिए आपको लगता है कि यदि पार्टी गलत उम्मीदवार दे रही है, तो आप जो नोटा का बटन दबा देंगे और उसमें क्या होगा? आपका जो वोट है वो तीनों में से किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा मेरे प्यारे बच्चे 2014 में जो है राज्यसभा चुनावों में 2014 में किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे? राज्यसभा चुनावों में। ठीक है, नोटा का प्रयोग किया गया। नोटा का प्रयोग। ठीक है, 2014 में मेरे प्यारे बच्चे नोटा का प्रयोग राज्यसभा चुनावों में हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में जो है 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो मेरे प्यारे बच्चे इसमें इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल को किस वर्ष किया गया था? किसका प्यारे बच्चे? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका 1994 में किया गया था। कब किया गया था? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 23 अप्रैल 1994 को किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, 23 अप्रैल 1994 को जो है अधिसूचना के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, को अधिसूचना के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चे? अधिसूचना के द्वारा। अधिसूचना के द्वारा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो निर्वाचन आयोग है किस कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है सिर्फ, ये बात याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन। लेकिन निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है कंप्लीटली, कौन सा? निर्वाचन निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था प्यारे बच्चे? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को
लेकिन यहाँ जो बताया मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन 23 अप्रैल 1994 को जो अधिसूचना के द्वारा किया गया था। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे निर्वाचन आयोग की। भारतीय निर्वाचन आयोग जो मेरे प्यारे बच्चे 25 जनवरी 1950 को जो है किया गया था गठन इसका। ठीक है, योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है, कौन है? योजना आयोग। अब बात करेंगे हम आपकी योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को जो इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करूं मैं, कौन सा एक? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसका क्या बोलते हैं इसको हम? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, एसआरसी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका गठन 1953 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी भी बोलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चे? 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। नीति आयोग की बात करेंगे, कौन सा है? नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो मेरे प्यारे बच्चे आपका किया गया था 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में जो आपका नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगर आप बात करें हम प्यारे बच्चे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे ये किया गया था आपका 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को जो है मेरे प्यारे बच्चे संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नंबर देखोगे आप 1994, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल 1994 को अधिसूचना के द्वारा किया गया था। लेकिन निर्वाचन आयोग का गठन जो 25 जनवरी 1950 में ही हो गया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है, आर्टिकल से रिलेटेड है कि वह योजना जिसके तहत एक निवारक निरोध कानून अधिनियम किया जा सकता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है ये बात? तो मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 22। सबसे पहले मैं अनुच्छेद 22 की बात करूंगा यहाँ पे। अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है आपका कि कुछ दशाओं में, ठीक है, वैसे भी इसमें भी ठीक है, जिसके तहत निवारक निरोध कानून अधिनियम जो है क्या है? किया जा सकता है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 22 में है। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 22 कहता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करूं मैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उसमें अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करूंगा तो क्या दिया गया उसमें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बोल सकते हैं या संरक्षण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा आपसे अनुच्छेद 20 की, किसकी बात कर लेते हैं? अनुच्छेद 20 की अगर बात करेंगे तो क्या दिया गया उसमें? अनुच्छेद 20 कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए क्या हो जाओ? अगर दोष सिद्धि हो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अब आपका दिया एक अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद 361। देखो कितना गैप कर दिया, कहां से उसको एकदम से कहां पहुंचा दिया। तो 361 में जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या है? अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 ये कहता है मेरे प्यारे बच्चे, जो राष्ट्रपति और राज्यपालों, राष्ट्रपति और कौन? राज्यपालों, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपालों और कौन होंगे उसमें? राज्य प्रमुखों का संरक्षण, राज प्रमुखों का संरक्षण। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 361 कहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 345 की बात करूं मैं, अनुच्छेद 345 में क्या संरक्षण है? कि राज्य की राजभाषा, क्या है उसमें? राज्य की राजभाषा। ठीक है, आपका अनुच्छेद 345 में दिया गया है। वहीं अगर मैं 358 की बात करूं, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? कि अगर कोई आपातकालीन दौर है, कौन सा दौर है? अगर कोई आपातकालीन कोई दौर है, यानी आपात के दौरान एक अनुच्छेद है, कौन सा? 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाएगा। दौरान
अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। निलंबन, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 358 कहता है। अगर वहीं मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी, 364 की, 300 अनुच्छेद अनुच्छेद 364 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, तो 364 क्या कहता है कि महापतनों महापतनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध, और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध आपको 364 में दिया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल नंबर 22 जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन को त्वरित करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक कार्यनीति आरंभ की गई है। ये 2021 की बात है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है, ठीक है, वैश्विक कार्यनीति आरंभ की गई थी। ठीक है, कब, 2020 में। ठीक है, ग्रीवा कैंसर को खत्म करने के लिए प्यारे बच्चे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है 17 नवंबर 2020 को, कब, 17 नवंबर 2020 को क्या किया मेरे प्यारे बच्चे, प्रतिबद्ध व्यक्त की। ठीक है, और इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का लक्ष्य 2050 तक 40% से अधिक नए मामलों की स्क्रीनिंग, टीकाकरण और उपचार द्वारा कम करना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे, बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, WHO की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चे, जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब इसके गठन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 7 अप्रैल 1948 को जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, सदस्यता जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी सदस्यता कितनी है, 194 कंट्री जिसमें शामिल है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए और बात कर लेते हैं इसमें और क्या दिया है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, अगर बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। किसकी बात करें हम, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें हम, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ मुझे, वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है, गठन की बात करेंगे तो गठन जो है इसका 1944 में किया गया था। ठीक है, क्लियर है। ये आपकी किसकी बात होगी प्यारे बच्चे, ये आपकी बात हो गई है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात थी। अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, ठीक है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। ठीक है, अगर गठन की बात कर दी जाए तो इसका गठन प्यारे बच्चे 28 जून 1919 को हुआ था। 28 जून 1919 को किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसको भी जो है मैं सर्कल में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे यूनेप की, किसकी, यूनेप की अगर बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मुख्यालय जो नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या। ठीक है, और इसका गठन 5 जून 1972 को किया गया था। 5 जून 1972 को जो है यूनेप का गठन किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर यही मैं बात कर लेता हूं आपसे किसकी, ITU, किसकी बात करूंगा मैं आपसे, ITU की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसकी गठन की बात करूंगा तो 1865 ईस्वी में जो इसका गठन किया गया था। सदस्यता जो है इसकी 193 देशेस हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, किसकी बात कर लेता हूं मैं आपसे, यूनिसेफ की बात करूं, यूनिसेफ की अगर बात करता हूं प्यारे बच्चे, इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क शहर में है। और इसका गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, 191 देशों की सदस्यता के साथ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और अगर मैं बात कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे अंकटैड की। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंकटैड भी बोलते हैं, UNCTAD होता है, CTAD। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चे, जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, और गठन 1964 में हुआ था 195 कंट्रियों के साथ मिलकर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों जो संबंधित उच्च न्यायालय के, ठीक है, कितने वर्ष मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए, ये इसमें जो है पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे,
तो मैं ये कहूँ मेरे प्यारे, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, कितने जो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, केवल 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से जो है 2 संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य, ठीक है, न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। 4 कौन होने चाहिए? वरिष्ठ न्यायाधीश, और 2 कौन से होने चाहिए? उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी राइट आंसर होगा, 4। ठीक है, क्लियर हुआ कि जो तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में जो उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में जो भारत के मुख्य न्यायाधीशों को क्या करना चाहिए? उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और 2 उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, ठीक है, क्या करना चाहिए? परामर्श करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो है बी 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चे? उच्च न्यायालय के 4 तो मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, ठीक है, और क्या होने चाहिए? 2 जो है उसमें वरिष्ठ न्यायाधीश होने चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कलकत्ता उच्च न्यायालय की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, ठीक है, और बात करूंगा मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। इन तीनों उच्च न्यायालयों का गठन जो मेरे प्यारे बच्चे 1862 ईस्वी में किया गया था। ये भी 1862, ये भी 1862, और आपका ये भी जो 1862 ईस्वी में जो है इन तीनों का गठन किया गया था। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास 1862 ईस्वी में जो इनका क्या किया गया था प्यारे बच्चे? स्थापना की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना प्यारे बच्चे 1866 ईस्वी में की गई थी। 1866 ईस्वी में की गई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय की बात करूं, नहीं गुवाहाटी की बात करता हूं पहले मैं। किसकी बात करता हूं मैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 1948 में की गई थी। 1948 में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष की गई थी? ये आपकी हुई थी 1966 ईस्वी में। ठीक है, गुजरात उच्च न्यायालय की बात करूं 1960 में। गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय की बात करूंगा तो इसका गठन जो 1960 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं ये कहूं कुल उच्च न्यायालयों की संख्या, कुल उच्च न्यायालय, कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? 2025 के अनुसार जो है इनकी जो कुल संख्या है वो आपकी उच्च न्यायालयों की वो 25 है। कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ एक बात और कर देता हूँ प्यारे बच्चे, एक अनुच्छेद लेके कि अनुच्छेद जो है 214 में क्या दिया गया है? आपका जो अनुच्छेद 214 है उसमें कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए, राज्यों के लिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किसमें दिया गया? आपका अनुच्छेद 214 में दिया गया है। ठीक है, और उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215 में दिया गया है। अनुच्छेद, अनुच्छेद 215 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 215 कहता है कि उच्च न्यायालयों का, उच्च न्यायालयों का क्या होना प्यारे बच्चे? अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अब उच्च न्यायालय तो ठीक है, उसका गठन, गठन अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 में जो है मेरे प्यारे बच्चे उच्च न्यायालयों का गठन है। उच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालयों का गठन दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हाँ, क्लियर हुआ? चलिए ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि कुछ जीव एक साथ रहते हैं तथा आश्रय और पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं, इस संबंध को क्या कहा जाता है? इस संबंध को जो है क्या कहा जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस संबंध को जो है ना क्या कहते हैं? हम सहजीविता कहा जाता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे क्या कहते हैं? हम इसे हम सहजीवी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम सहजीवी कहते हैं। ठीक है, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जो है जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो प्यारे बच्चे इनको क्या कहते हैं? हम साइम्बोसिस यानी सहजीविता कहते हैं। जो एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों का साझा करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हम सहजीविता कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम निर्भरता की। किसकी बात करेंगे हम? निर्भरता। निर्भरता की क्या बात करेंगे हम यहाँ पे प्यारे बच्चे? यह केवल एक सामान्य शब्द है जो किसी चीज पर निर्भर रहने की स्थिति को बताता है, ना कि किसी विशिष्ट जैविक संबंध को। ठीक है, ये क्या है? एक सामान्य शब्द है। क्या है प्यारे बच्चे? सामान्य शब्द है
जो चीज पर निर्भर रहने की स्थिति को बताता है, जो किसी चीज पर जो किसी चीज पर निर्भर जो किसी चीज पर प्यारे बच्चे निर्भर रहने की स्थिति को बताता है, निर्भर रहने की स्थिति को बताता है, स्थिति को बताता है, उसे क्या कहते हैं हम, निर्भरता कहते हैं। अब आएगा सहभोजिता, यानी कॉमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म क्या है, सहविजोयता, सहभोजिता, सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता कौन होते हैं प्यारे बच्चे, इस संबंध में एक जीव को लाभ होता है, इस संबंध में, इस संबंध में एक जीव को तो लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को लाभ होता है, और दूसरा जो है प्यारे बच्चे अप्रभावित रहता है, और दूसरा, ठीक है, और दूसरा क्या रहता है प्यारे बच्चे, और दूसरा जो है आपका अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है, कि ना तो उसको प्यारे बच्चे कोई लॉस है और ना ही कोई उसको प्रॉफिट होगा दूसरे वाले को। ठीक है, कर क्लियर हुआ। अगर नेक्स्ट है आपका प्रतियोगिता। ठीक है, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता की बात करें प्यारे बच्चे, क्या होता है, इनमें क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक जीव, इसमें दो या दो से अधिक जीव, दो या दो से अधिक जीव, दो या दो से अधिक जीव एक ही सीमित संसाधन, जीव एक ही सीमित संसाधन, एक ही सीमित संसाधन के लिए संघर्ष करते हैं, संसाधन के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका साइम्बियोसिस यानी सहजीविता राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि दशमलव संख्या 8 का, ठीक है, बाइनरी समकक्ष क्या है, यानी द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 8। ठीक है, बात करता हूं प्यारे बच्चे में बाइनरी नंबर्स की, कुछ बाइनरी नंबर्स इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा देता हूं आपको, तो आपके पेपर में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, 1 का बाइनरी नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 1 का बाइनरी नंबर 1 ही होगा। ठीक है, 2 का बाइनरी नंबर क्या होगा प्यारे बच्चे, पहले तो यहाँ लिखूंगा मैं, इसको काट देता हूँ एक बार। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पहले नंबर, ठीक है, फिर आएगा आपका बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम 1 की, 1 का बाइनरी नंबर क्या बताया मैंने आपको प्यारे बच्चे, 1 ही बताया था। ठीक है, 2 की बात करूंगा तो 2 का बाइनरी नंबर कितना होगा प्यारे बच्चे, 10। ठीक है, 3 की बात करूंगा तो 3 का बाइनरी नंबर कितना हो जाएगा आपका, वो होता है आपका 11। ठीक है, 4 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, 100, 4 का बाइनरी नंबर कितना हो जाएगा 100, 5 का कितना होगा 101, 101। ठीक है, 6 का कितना होगा प्यारे बच्चे 110। ठीक है, 7 का बाइनरी नंबर क्या होगा 111 यानी 111, 111। ठीक है, 1000 किसका होगा 8 का होगा 1000। ठीक है, 9 की बात करेंगे तो क्या होगा 1001, और 10 की यही बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 1010, 1010। ठीक है, 1010। अब वहीं मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे फिर से नंबर, और क्या होगा आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, नंबर और बाइनरी नंबर, कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, 11 से। 11 है, 11 का बाइनरी नंबर कितना होगा प्यारे बच्चे, वो होगा आपका 1011। ठीक है, 12 की बात करूंगा तो 12 का बाइनरी नंबर होगा आपका 1100। ठीक है, 13 की बात करूंगा तो 13 का बाइनरी नंबर होगा 1101। ठीक है, 14 की बात करूंगा तो क्या होगा 111110। ठीक है, 15 को बाइनरी लैंग्वेज क्या होगा प्यारे बच्चे, 1111, टेट्रा 1, 4 1 है ना। ठीक है, 16 की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे क्या होगा, 16 को करेंगे तो 140, एक और 1 2 3 4 0। ठीक है, 17 की बात करेंगे तो क्या होगा 10001। 18 की अगर यही बात करेंगे तो 10010। यही 19 की बात करता हूँ तो 10011, 10011। और 20 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 10100। ठीक है, ये आपका 20 का हो गया। फिर से एक लिस्ट और बना देता हूँ, 30 तक करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, नंबर, नंबर और बाइनरी नंबर। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं प्यारे बच्चे, अब करूंगा मैं आपसे 21 की बात। 21 का बाइनरी नंबर कितना होगा 10101। ठीक है,
22 का बाइनरी नंबर कितना होगा प्यारे बच्चे? 10110, 10110। 23 का बाइनरी नंबर कितना होगा? 10111। ठीक है। 24 की बात करूंगा तो मैं 11000। ठीक है। 25 की बात करूं तो 11001। ठीक है, इसमें 2 नहीं आना है, सिर्फ 1 और 0 ही इसमें आएगा। ठीक है। 26 की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे 11010। 27 की अगर मैं बात करूं तो 11011। ठीक है। 28 की बात करूंगा तो मैं 11100। ठीक है। 29 की बात करता हूं तो 11101। ठीक है। और 30 कितना होगा प्यारे बच्चे? 1111। ये आपके बाइनरी नंबर्स हैं 30 तक। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो, इसमें पूछा है दशमलव संख्या 8। ठीक है, तो 8 का कितना दिया गया प्यारे बच्चे? 1000। ऑप्शन नंबर ए 1000 जो है इसका बाइनरी नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, बोला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता की अवधारणा जो है किस कंट्री से ली गई है? तो मेरे प्यारे बच्चे, समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ से ली गई है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से जो है आपका ये लिया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ठीक है प्यारे बच्चे, कानून के समक्ष समानता जो है आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अब मैं बात करूंगा आपसे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में प्यारे बच्चे? तो ये लिया गया है आपका, एक तो जो संसदीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली आपकी? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली ली गई है। और एकल नागरिकता भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ली गई है। विधि का शासन, विधि का, विधि का शासन। ठीक है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है। और प्यारे बच्चे क्या लिया गया है? कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली। ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, ये सब आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। और हाँ, द्विसदनीय व्यवस्था तो रह गया, द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, ये सब जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अगर मैं बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूएसए से जो है हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक, न्यायिक समीक्षा। और क्या लिया गया बेटे? प्रस्तावना, प्रस्तावना और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर, महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग किस पर? राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो हमारी यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। मैं बात करूं आपका कनाडा, किसकी बात करूं? कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? मजबूत केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये भी यहीं से लिया गया है। कौन सी शक्तियां? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास बचे? केंद्र के पास, केंद्र के पास। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति। ये सब आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? आपके नीति निर्देशक तत्व है। अगर मैं आयरलैंड की बात करूं, आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक, नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस की भी बात कर देते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चे। फ्रांस से जो है आपका गणतंत्र की अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा। ठीक है। और स्वतंत्रता, समानता। और क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता
और बंधुत्व के आदर्श, ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे जो मैंने आपको जो है क्या क्या बता दिया, कनाडा से क्या क्या लिया गया है आपके बारे में, कनाडा के बारे में भी बता दिया गया संपूर्ण। ठीक है, और आपके आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है ये भी बता दिया गया। ठीक है, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है आपका ये भी पता लग गया आपको। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो है मेरे प्यारे बच्चे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की भी बात हो गई यहाँ पे, अब हमारी किसकी बात हो गई है, ब्रिटेन की भी बात हो गई है। ठीक है, ब्रिटेन हो गया, और क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, एक आपका यूएसए भी हो गया है। ठीक है, इन सब के बारे में जो आपको बता दिया है कि कहाँ से क्या क्या हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे बच्चे, कहता है क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो प्यारे बच्चे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 वर्ष ईस्वी में की गई थी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 1906 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चे, ये जो है आपकी नवाब नवाब आगा खान, नवाब आगा खान, ठीक है, और नवाब नवाब मोहसिन उल मुल्क उल मुल्क द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे, और कहाँ पे, ढाका में, कहाँ पे की थी, ढाका में, 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 को जो है प्यारे बच्चे, इस लीग की स्थापना नवाब आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा ढाका में की गई थी। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बेटे नाफ्टा यानी उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संघ का एक हिस्सा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, नाफ्टा की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, नाफ्टा। ठीक है, इसको जो प्रभावी तिथि है इसकी इसकी अगर मैं प्रभावी तिथि की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, प्रभावी तिथि क्या है इसकी प्रभावी तिथि प्यारे बच्चे, 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1994 इसकी प्रभावी तिथि है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं प्यारे बच्चे नाफ्टा में, तो इसमें जो है कौन कौन से हैं, एक तो कनाडा है, कौन सा है, एक कनाडा है, मैक्सिको है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ब्राजील इसमें शामिल नहीं है प्यारे बच्चे, इसमें जो ब्राजील शामिल नहीं है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूएसए। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों देश जो है मेरे प्यारे बच्चे नाफ्टा में शामिल हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है नाफ्टा का, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य प्यारे बच्चे, तीनों देशों के बीच तीनों देशों के बीच माल के व्यापार पर माल के व्यापार पर लगने वाले अधिकांश लगने वाले लगने वाले अधिकांश शुल्क को समाप्त करना, अधिकांश शुल्क को समाप्त करना। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ, ठीक है, आपका जो है इसमें जो है प्यारे बच्चे कौन सा राइट आंसर रहेगा, इसमें कौन सा देश जो उसमें शामिल नहीं है, आपका जो है उसमें ब्राजील शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। किसका, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी, जिसको क्या बोलते हैं हम, सीवीसी। सीवीसी का मुख्यालय कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पे है मुख्यालय इसका, नई दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में जो है प्यारे बच्चे भ्रष्टाचार को रोकने का एक प्रमुख संस्था है। क्या ये क्या लिखेंगे हम, भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रमुख संस्था है, प्रमुख संस्था है सीवीसी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। कब गठन, मेरे प्यारे बच्चे, 1964 में क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था 1964 में। ठीक है, ये बार भ्रष्टाचार को रोकने बनाई संस्थान समिति जो 1962 से 64 की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सीवीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे इंटरपोल की, किसकी बात करूंगा मैं, इंटरपोल, इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन में है। कहाँ पे है प्यारे बच्चे, मुख्यालय इसका कहाँ पे है, लियोन में है, लियोन। ठीक है, लियोन में, और इसका गठन इंटरपोल का जो है मेरे प्यारे बच्चे 1923 ईस्वी में
किया गया था। सदस्य 195 देश थे। ठीक है, क्लियर है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, कहाँ पे? फ्रांस में। लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आईबी की। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसका गठन जो 1887 में किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर लेते हैं? आईएईए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आईएईए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका मुख्यालय की बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? वो है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, गठन की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चे 1957 में हुआ था, 176 सदस्य देशों के साथ। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया। चलिए, तो इसमें आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, सीवीसी का मुख्यालय कहाँ बताया मैंने आपको? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है कि फेसबुक का कौन सा प्लेटफॉर्म आभासी वास्तविकता से संबंधित है, यानी वर्चुअल रियलिटी रियलिटी से संबंधित है? फेसबुक का कौन सा प्लेटफॉर्म? तो मेरे प्यारे बच्चे, फेसबुक का जो ओलुकस प्लेटफॉर्म है, कौन सा है आपका? ओकुलस। ओकुलस, ऑप्शन नंबर ए है आपका, राइट आंसर होगा। ठीक है, जो ओकुलस है वो प्यारे बच्चे रियलिटी से संबंधित है। ठीक है, मैसेंजर आपको मैसेज भेजने के लिए है। ठीक है, पोर्टल उसकी अवस्था है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ओकुलस। ओकुलस। ठीक है, मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे फेसबुक। फेसबुक के संस्थापक की बात करूंगा तो कौन है प्यारे बच्चे? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकेरबर्ग। ठीक है, ये इसके क्या है प्यारे बच्चे? वो संस्थापक हैं। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक कौन बताया गया आपको? मार्क जुकरबर्ग। क्लियर। अगर मैं बात करूं आपसे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इसके प्यारे बच्चे संस्थापक कौन है? आप कहोगे सर टिम बर्नर, टिम बर्नर, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ये डब्ल्यू 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 के संस्थापक हैं। ठीक है, 1989 में इन्होंने जो है काम करते हुए इसका आविष्कार किया था। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि अध्यादेश संसद की पुनः सभा से कितने सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है? कितनी सप्ताह की समाप्ति पर जो ये हो जाता है? अगर प्यारे बच्चे 6 सप्ताह बीत जाते हैं, ठीक है, 6 सप्ताह अगर बीत जाते हैं तो क्या होगा? अनुमोदित प्राप्त नहीं होता है तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? 6 हफ्ता में निरस्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। किस अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है? मैं अनुच्छेद 123 की बात करता हूं। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 123 में दी गई है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किसमें दी गई है? अनुच्छेद 123 में दी गई है। और अध्यादेश संसद की पुनः सभा, ठीक है, किसी पुनः सभा से 6 सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है। ठीक है, अध्यादेश, तो अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। और 120 की बात करूं मैं, अनुच्छेद अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में संसद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, 120 में दी गई है। यहीं अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 121 की, अनुच्छेद अनुच्छेद 121, 121 में क्या प्रावधान करता है प्यारे बच्चे? 121 है कि संसद में जो चर्चा है उस पर निर्बंधन, संसद द्वारा चर्चा पर, या लिखें संसद में चर्चा पर, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, निर्बंधन। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 100 किसमें दिया गया है? 21 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 122 में क्या है? अनुच्छेद 122 किसके अंतर्गत है? ठीक है, अनुच्छेद 122 कहता है मेरे प्यारे बच्चे, जो न्यायालय हैं उनके द्वारा, न्यायालयों द्वारा न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, संसद की न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, न
किया जाना। ठीक है, किसमें दिया गया है ये आपका अनुच्छेद 122 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपके जो है मुझे अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। ठीक है, 123 सबसे ऊपर मैंने लिखवा दिया है। अब मैं 124 की बात कर रहा हूँ, जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के गठन या स्थापना और गठन दिए गए हैं। ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन की बात करूंगा तो अनुच्छेद 125 में है। अनुच्छेद 125 में क्या दिया गया आपको, न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन आपको 125 में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे 6 जो है बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को जो है प्यारे बच्चे क्रम से राज्यों की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और हाउस ऑफ पीपल के लिए जो है अपनाया गया था। हाउस ऑफ पीपल के लिए जो है ये अपनाया गया था, तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका अपनाया गया था वर्ष 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, संसद का जो उच्च सदन राज्यसभा का गठन, कौन, संसद का उच्च सदन कौन सा है, संसद का उच्च सदन, संसद का उच्च सदन कौन, राज्यसभा, राज्यसभा। अब इस राज्यसभा का गठन कब, 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेटस था। इसका नाम उस टाइम पे क्या था मेरे प्यारे बच्चे, नाम क्या था, काउंसिल ऑफ, उस टाइम पे नाम था इसका काउंसिल ऑफ स्टेटस। ठीक है, इसका हिंदी नाम राज्यसभा 23 अगस्त जो 1954 को अपनाया गया था। इसका नाम राज्यसभा, नाम कौन सा प्यारे बच्चे, राज्यसभा। ठीक है, नाम राज्यसभा कब अपनाया गया था, 23 अगस्त 1954 को, 23 अगस्त 1954 को अपनाया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से कितनी चीज सीखने को मिली। ठीक है, 23 अगस्त 1954 को अपनाया गया और 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठित हुई थी। पहली लोकसभा, पहली लोकसभा कब गठित हुई थी प्यारे बच्चे, 17 अप्रैल 1952 को, 1952 को गठित हुई थी। ठीक है, पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। ठीक है, उस समय इसे हाउस ऑफ पीपल कहा गया। उस टाइम पे इसे क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चे, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल कहा गया। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी नाम लोकसभा को, इसको हिंदी नाम लोकसभा को जो है मेरे प्यारे बच्चे 1954 को अपनाया गया था। हिंदी नाम, हिंदी नाम कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, लोकसभा, लोकसभा कब अपनाया गया, 1954 में अपनाया। ठीक है, क्लियर हो गया। इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो 1954 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर रहेगा मेरे प्यारे बच्चे 1954 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है कि लोकसभा के मामले में सूचना का अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे सक्षम प्राधिकारी होता है वो अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामों को पारदर्शित, ठीक है, और जवाबदेही को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। ये किसका काम था, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का काम था, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है। मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात करता हूं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, धारा 1 क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ हर किसी में होता है। दूसरे में सब कुछ परिभाषाएं दी जाती हैं। तीसरे में क्या है, सूचना का अधिकार है। धारा 3, धारा 3 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार दिया गया है आपका धारा 3 में। धारा 4 में क्या है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। हाँ, धारा धारा 4 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, लोक लोक प्राधिकारियों की, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे धारा 7 में क्या दिया गया है। धारा 7 किससे संबंधित है, अनुरोध का निपटारा, अनुरोध का, अनुरोध का निपटारा। ठीक है, धारा 7 हो गई। अब बात करूंगा मैं आपसे धारा 11 पर व्यक्ति सूचना। धारा 11 क्या है आपकी, पर व्यक्ति सूचना, पर व्यक्ति सूचना।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे धारा 13 की, धारा 12 की बात करता हूँ, 13 नहीं। धारा 12 में क्या, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, आयोग का गठन, कौन, केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है। राज्य सूचना आयोग का गठन किसमें है, 15 में है। धारा 15 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, धारा 15 में दिया गया आपका राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन। ठीक है। और मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे धारा 21 की, धारा धारा 21 यानी 21, धारा 21 में क्या प्रावधान है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, सद्भाव पूर्वक की गई सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ठीक है। धारा 21 में है। धारा 23 में क्या है, धारा धारा 23 यानी 23 किससे संबंधित है, धारा 23 की जो न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, न्यायालयों की अधिकारिता का, न्यायालयों की अधिकारिता का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वर्जन। ठीक है, ये आपका 23 में है। मैं बात करूं आपका 26 की, धारा 26, धारा 26, धारा 26 किससे संबंधित है, समुचित सरकार द्वारा, समुचित समुचित सरकार द्वारा, ठीक है, क्या कार्यक्रम तैयार किया जाना, कार्यक्रम तैयार किया जाना। ठीक है। 26 हो गई। मैं बात करूंगा आपसे मेरे प्यारे बच्चे 29 की, धारा 29, धारा 29 में जो है प्यारे बच्चे आपके नियमों का रखा जाना दिया गया है, नियमों का रखा जाना, नियमों का रखा जाना जो है आपका 29 में दिया गया है। ठीक है। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति धारा 30 में है, धारा 30 में क्या दिया गया आपको, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ठीक है। तो ये आपके जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, आपको कंप्लीट कराती गई। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो उस टाइम पे जो है मेरे प्यारे बच्चे कौन प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। संविधान में यह जो अनुसूची है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है, जोड़ी गई थी। ठीक है। पहले संशोधन में इस अनुसूची में जो 13 कानून जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में सुरक्षित कानूनों की संख्या कितनी है, 284 है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। किसकी बात हो रही है इसमें, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूचियों की बात हो रही है, और कौन सी अनुसूची की बात हो रही है ये भी आपको याद होना चाहिए, 9वीं अनुसूची की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है। 9वीं अनुसूची, ठीक है, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। चलिए मैं ये बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये तो 9वीं अनुसूची की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, 9वीं अनुसूची की बात हो रही थी। अगर मैं बात करता हूं कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, छठी अनुसूची की बात करता हूं मैं, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से जो है, क्या बोलूं मैं उनको, कि राज्यों की जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके जो है मेरे प्यारे बच्चे छठी अनुसूची में है। ठीक है। ये चारों जो है राज्य आपके छठवीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, भाषाएं दी गई हैं। अगर मैं 8वीं अनुसूची की बात करूं आपसे, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं प्यारे बच्चे, 22 भाषाएं दी गई हैं। और वो 22 कौन कौन सी दी गई हैं, मैं लिख देता हूं आपको। एक तो असमिया है, कौन सा है, असमिया है, बांग्ला है, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ लिखूंगा, बांग्ला है, और कौन सी प्यारे बच्चे, बोडो है, डोगरी, गुजराती, ठीक है, हिंदी,
हिंदी। ठीक है, कन्नड़ कश्मीरी, कन्नड़ कश्मीरी, कोंकणी, कोंकणी, मैथिली, कोंकणी, मैथिली, मलयालम मणिपुरी, मलयालम मणिपुरी। ठीक है, मराठी नेपाली, मराठी नेपाली, ओडिया पंजाबी, संस्कृत। ठीक है, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये आपकी 22 भाषाएं जो आपकी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। ठीक है, क्लियर है, ये आपकी 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, किसकी चौथी अनुसूची, जो आपकी चौथी अनुसूची किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? चौथी अनुसूची जो है आपकी, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों और केंद्र, राज्यों और प्यारे बच्चे किसमें, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। ठीक है, ये इससे संबंधित है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसमें आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए जो है जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयकर अधिनियम 1961 के, ठीक है, किस अध्याय के तहत दोहरे कराधान से राहत प्रदान की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अध्याय 9, कौन सा? अध्याय 9, आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 9 के तहत दोहरे कराधान से राहत प्रदान की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, अध्याय 9 में क्या है प्यारे बच्चे? दोहरे कराधान, कराधान से राहत है। ऑप्शन आपका दिया गया है प्यारे बच्चे अध्याय, अब बात करूंगा मैं अध्याय 11 की। अध्याय 11 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अध्याय 11 है अवितरित लाभों पर अतिरिक्त आयकर, अवितरित, अवितरित लाभों पर, ठीक है, अतिरिक्त आयकर, अतिरिक्त आयकर। ठीक है, ये आपका जो है अध्याय 11 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आपसे अध्याय 10 की। ऑप्शन आपका बी दिया गया एक और, अध्याय 10, अध्याय 10 की बात करेंगे। अध्याय 10 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? जो कर के परिवर्जन के संबंध में विशेष उपबंध, कर के परिवर्जन के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। ठीक है, आपका जो है प्यारे बच्चे दिया है 8 के लिए, किसके लिए दिया गया है? मैं बात करूंगा अब आपसे अध्याय, अध्याय, अध्याय 8, अध्याय 8 मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? मैं ये कहूं, रिबेट और राहतें, रिबेट, रिबेट और राहतें। ठीक है, ये आपकी अध्याय 8 से हैं। 9 में आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे? दोहरे कराधान से राहत। ठीक है, 10 की बात करूं मैं, कर दी ना, कर के परिवर्जन के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, 11 की भी बात हुई है, हाँ, अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त आयकर। ठीक है, अब बात करूंगा मैं अध्याय 12, अध्याय 12, अध्याय 12 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? कतिपय, कतिपय विशेष दशाओं में, कतिपय विशेष दशाओं में कर का अवधारण, कर का अवधारण, ये आपका 12 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, 12 के कई सारे अध्याय हैं, का खा गा करके सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अध्याय 13 की। अध्याय 13, अध्याय 13 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? आयकर प्राधिकारी, आयकर, आयकर प्राधिकारी। ठीक है, 14 की बात कर लेते हैं। अध्याय, टेढ़ा हो गया, अध्याय 14 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अध्याय 14 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, जो निर्धारण के लिए प्रक्रिया, निर्धारण के लिए, निर्धारण के लिए प्रक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका किस रिलेटेड चल रहा था? आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961 के जो आपको अध्यायों के बारे में बताया गया था। ठीक है, अध्याय 2 में क्या है आपका? प्रभार का आधार दिया गया है। अध्याय 3 में आय जो कुल आय का भाग नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है
कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे जो आयकर क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्तों का भुगतान जो मेरे प्यारे बच्चे कौन करता है? राज्य की संचित निधि द्वारा किया जाता है, संबंधित राज्य की संचित निधि। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार, किसके अनुसार? 221 अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 221 221 क्या दिया गया है उसमें प्यारे बच्चे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन। ठीक है, ये आपका 221 में दिया गया है। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 222 की। किसकी बात करूंगा मैं? अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 क्या प्रावधान करता है कि न्यायाधीश का एक किसी न्यायाधीश का किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण किसमें दिया गया? आपका अनुच्छेद 222 में है। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में है। अनुच्छेद 223 क्या कहता है? अनुच्छेद 223 पर बच्चे इसमें कहा गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति भी बोलते हैं और मुख्य न्यायाधीश भी कह देते हैं, उनकी नियुक्ति। ठीक है, क्लियर है। मैं बात करूं अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 224 क्या दिया गया? 224 में अपर और कार्यकारी कौन? न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति, ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति कौन सी है प्यारे बच्चे? अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये इसमें पूछा गया है। तो आप देखोगे अष्टाध्यायी जो पन्नी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या दिया है? अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है प्यारे बच्चे? पन्नी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी मेरे प्यारे बच्चे किसकी, महाभाष्य किसके द्वारा है प्यारे बच्चे? पतंजलि। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं बात करता हूं आपकी नाट्य शास्त्र इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चे? भरत मुनि। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आपकी मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखी गई आपकी? ये कालिदास। ठीक है, अगर मैं बात करूं पंचतंत्र किसके द्वारा लिखित है? विष्णु शर्मा। क्लियर। एक इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चे, कौन सी? मुद्रा राक्षस इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चे? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, क्लियर हुआ। प्रेम वाटिका कौन है? रस खान। ठीक है, रघुवंशम कालिदास। ठीक है, कालिदास। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे इसमें? रघुवंशम कालिदास द्वारा जो है प्यारे बच्चे लिखी हुई है। मेघदूतम ठीक है, ये भी जो है कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। रत्नावली की बात करूं, रत्नावली हर्ष किसके द्वारा? हर्ष। ठीक है, और प्यारे बच्चे कामसूत्र की बात करूं, कामसूत्र किसके द्वारा रचित है ये प्यारे बच्चे? कामसूत्र जो है ये वातिस्यायन द्वारा, वातिस्यायन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे अर्थशास्त्र, मैंने बताया अर्थशास्त्र नहीं, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र
अर्ध नहीं, अर्थ है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य। ठीक है। अगर बात करूं मैं आपसे कादंबरी की, कादंबरी बाणभट्ट किसके द्वारा? वैसे तो वान भट्ट है वो, लेकिन कहीं कहीं बाना भट्ट भी लिखा आता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है। ठीक है। पद्मावत किसकी बात कर रहा हूं मैं? पद्मावत, पद्मावत इसके रचयिता कौन है प्यारे बच्चे? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया। चलिए और बात कर लेता हूं चिदम्बरा की, चिदम्बरा, चिदम्बरा इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चे? चिदम्बरा के इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ, बहुत सारे मुझे नाम ध्यान नहीं आते हैं। उम, और भी हैं, कुरुक्षेत्र की बात करूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कुरुक्षेत्र किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। नीरजा की बात करूं तो महादेवी वर्मा, नीरजा किसके द्वारा रचित है प्यारे बच्चे? ये महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, नीरजा। निहारिका, निहारिका भी जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा? महादेवी वर्मा के द्वारा। और एक और है यम, यम भी किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। ठीक है। और अमृत और विष, अमृतलाल नागर, अमृत, अमृत और विष किसके द्वारा रचित है प्यारे बच्चे? अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है। प्रसिद्ध व्याकरण संबंधी कृति कौन सी? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पणिनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद की प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का किसी भी बच्चे को? ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 24 आर्टिकल नंबर 24, ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है। कि 24 आर्टिकल नंबर 24 में क्या कहा गया है? अगर किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसको जो किसी बच्चे को कारखाने में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर है। ठीक। अब आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? राज्य द्वारा, राज्य द्वारा अनुसरणीय, अनु राज्य द्वारा किसके द्वारा? राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ नीति तत्व है। ठीक है। आर्टिकल 14 की बात करूं तो विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 14 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ठीक है। 24 आपका हो ही गया है। अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? बालकों के लिए निःशुल्क, बालकों के लिए, बालकों के लिए निःशुल्क। ठीक है। क्या? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये आपका अनुच्छेद 45 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें सी राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं, अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बात याद रखेंगे आप। अनुच्छेदों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अनुच्छेद से हर क्वेश्चन दो, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें तो आपके पेपर में से कम 4 देखने को मिलते हैं, 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक अनुच्छेदों से ही आ जाते हैं, आपके आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 110 की, 110 में क्या है प्यारे बच्चे? धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है धन विधेयक अनुच्छेद जो है। 112 में आपकी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट है। अनुच्छेद 112 में क्या आपका? वार्षिक, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, रिपोर्ट भैया वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है आपसे कि संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के संबंध में, ठीक है, विशेष प्रावधान शामिल हैं? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आपसे 371 अनुच्छेद की बात हो रही है। अनुच्छेद 371 का कौन सा का भाग, जिसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे नागालैंड राज्य से संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, मैं कुछ लिखवा देता हूँ आपको। तो इसमें जो मेरे प्यारे बच्चे आपको ऑप्शन नंबर जो देखोगे आप, बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे 371 क्या दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे अनुच्छेद,
अनुच्छेद 371 के बारे में प्रावधान क्या दिए गए हैं, क्या बात की गई है कि जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, किसके बारे में, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, गुजरात राज्यों के संबंध में क्या दिए गए प्यारे बच्चे, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। अब 371 की बात करूंगा मैं, अनुच्छेद 371 का की बात करूं, 371 का में क्या दिया प्यारे बच्चे, यही आपसे पूछा है, ए बी सी डी या काखा का भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। इसमें आपका दिया गया नागालैंड, क्या दिया गया है, नागालैंड, नागालैंड राज्य के संबंध में, नागालैंड राज्य के संबंध में, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, ठीक है। अब बात करूंगा मैं अनुच्छेद 371 खा में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, 371 खा में असम, कौन सा राज्य दिया गया है, असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। अब बात करेंगे आपसे अनुच्छेद 371 गा, ठीक है, उसमें क्या जोड़ा गया प्यारे बच्चे, मणिपुर राज्य, मणिपुर, ठीक है, क्या जोड़ा गया है उसमें, मणिपुर जोड़ा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 371 घा, 371 घा में क्या जोड़ा गया है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य संबंध से प्रावधान, ठीक है। घा हो गया अनुच्छेद 371 अणा, इसमें क्या दी, कौन सा राज्य दिया गया प्यारे बच्चे, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें थोड़ा अलग दे दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान कर दिया, थोड़ा सा चेंजिंग की गई है 371 अणा में, कि आंध्र प्रदेश में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, कि जो आंध्र प्रदेश है आपका, उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना दी गई है, ठीक है। 371 चा की बात करेंगे, अनुच्छेद 371 चा में क्या जोड़ा गया मेरे प्यारे बच्चे, सिक्किम राज्य, सिक्किम है, यानी सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध आपका अनुच्छेद चा में है 371 का। छा की बात करेंगे तो मिजोरम आ जाएगा, अनुच्छेद 371 छह छत्री वाला, इसमें क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, छह छत्री वाले में मिजोरम, मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। अनुच्छेद 371 के जा में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अरुणाचल, अनुच्छेद 371 झा में क्या आ जाएगा, अरुणाचल, अरुणाचल राज्य है, ठीक है। झा की बात करेंगे, अनुच्छेद 371 झा झंडा, इसमें आपका गोवा राज्य है, कौन सा, गोवा राज्य, ठीक है। गोवा राज्य से संबंधित, गोवा राज्य से संबंधित विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी इसमें मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल से रिलेटेड देखने को ज्यादा मिलते हैं आपके पेपर्स में, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है क्या, कि प्रत्येक राज्य की सरकार जो है प्यारे बच्चे संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका अनुच्छेद 335 कहता है, आर्टिकल 335, 335 नहीं कहेगा, इसमें 355 कहता है शायद। 335 में तो जो है आपको क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, 335 तो सेवाओं और पदों के लिए जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति है ना, उनके दावे दिए गए हैं इसमें 335 में। ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर होगा 355, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, 355 होगा। अब बात करेंगे 359, ऑप्शन नंबर ए डी तो बता दिया। अब बात करूंगा मैं, आपका अनुच्छेद दिया गया ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 359, इनको भी जो है आपको डिटेल में बता देता हूं क्या क्या दिया गया है, कि आपात के दौरान भाग 3, इसमें क्या दिया गया है, आपात के दौरान, आपात के दौरान मेरे प्यारे बच्चे कौन सा, भाग 3 द्वारा प्रदत्त, भाग 3 द्वारा प्रदत्त, ठीक है, प्रदत्त अधिकारों के, ठीक है, प्रदत्त द्वारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपसे अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 क्या है प्यारे बच्चे, राज्यों में संवैधानिक, राज्यों में संवैधानिक, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की, विफल हो जाने की, विफल हो जाने की दशा में उपबंध,
ठीक है, अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 358 की। 358 के आपात के दौरान जो अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे 19 के उपबंधों का निलंबन, पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये बताया था मैंने कि आपात आपात के दौरान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, जो अनुच्छेद 19 है उसके जो उपबंध हैं, अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, ये आपका 358 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्या दिया है, नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यारण्य में भारत और कौन कौन शामिल हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपकी, किसकी बोला आज ने, नेमोडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास में। तो मेरे प्यारे बच्चे जो है आप किस कौन कौन भारत के साथ कौन शामिल है, मंगोलिया शामिल है। भारत के साथ कौन शामिल है मेरे प्यारे बच्चे, मंगोलिया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैत्री की बात करूं प्यारे बच्चे, सैन्य अभ्यास कौन था है, देखो मैं लिखता हूं सबसे पहले सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास। ठीक है, कौन कौन से सैन्य अभ्यासों के बारे में मैं लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चे, एक तो आपका मैत्री है, हैंड इन हैंड है। ठीक है, मैत्री। ठीक है, और एक आपका हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। ठीक है, और नोमेडिक एलिफेंट हो गया, नोमेडिक एलिफेंट है, मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति। ठीक है, और गरुण। ठीक है, और कौन सा है, संप्रति। ठीक है, और अब आपका जो आपको मैंने बताया नो नोमेडिक नोमेडिक एलिफेंट, नोमेडिक एलिफेंट। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये मेरे प्यारे बच्चे इसमें पूछा गया है। कौन कौन से देश शामिल है प्यारे बच्चे, मैत्री में कौन कौन है, भारत और थाईलैंड है। कौन है, भारत, भारत और थाईलैंड। ठीक है, अगर हम बात करें हैंड इन हैंड में, चीन और भारत है, चीन और भारत। ठीक है, और नोमेडिक एलिफेंट में भारत और मंगोलिया है, मित्र शक्ति में भारत और श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका। ठीक है प्यारे बच्चे, गरुड़ में बात करूंगा तो भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस शामिल है। और संप्रति की बात करूंगा मेरे बच्चे, कौन है उसमें, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर इसमें आपने बताया कौन सा, सी राइट आंसर है, मंगोलिया के साथ। ठीक है, फिर से आ गया, नोमैडिक एलिफेंट किस किस शामिल है प्यारे बच्चे, किस किस संबंध है, भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास में भारत और मंगोलिया शामिल है, मैत्री अभ्यास में कौन कौन है, भारत और थाईलैंड। ठीक है, आपको जो डिटेल में करवा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उत्तर प्रदेश के सर सैयद अहमद खान के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चे तहजीब उल अखलाक, ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। तहजीब उल अखलाक जो मेरे प्यारे बच्चे सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर जो इसका भी राइट आंसर है, सर सैयद अहमद खान द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका तहजीब उल अखलाक है, उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1857 के विद्रोह के कारणों का स्पष्ट करने के लिए द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली समय अवधि को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे कहते हैं द गोल्डन ओवर, द गोल्डन आवर, द गोल्डन आवर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा, 1988 की धारा 212 ए एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली समय की अवधि को जो है मेरे प्यारे बच्चे गोल्डन ओवर आवर कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन आवर इसके तहत कहा जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। इस दौरान चोटिल व्यक्ति को जो है प्यारे बच्चे तत्काल चिकित्सा देखभाल करके मृत्यु को टालने की उच्चतम संभावना होती है। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, मैं बात करूंगा धारा 3 की। धारा 3 कौन, मोटर वाहन अधिनियम 1988, यानी चालन अनुमति की आवश्यकता। क्या दिया गया उसमें, चालन, चालन, चालन अनुमति की आवश्यकता। ठीक है, ये आपका धारा 3 में दिया गया है। धारा 4 में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, धारा 4, धारा 4 मोटर वाहन अधिनियम 1988 किससे संबंधित है, मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा, मोटर वाहन चलाने के संबंध में, मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा, आयु सीमा। ठीक है प्यारे बच्चे,
क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं आपसे किसकी, 11 की, धारा 11, धारा 11 में क्या प्रावधान किया गया बेटे, चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन, चालन चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन, परिवर्तन नहीं परिवर्धन, ठीक है, ये आप याद रखें। ये जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी धाराएं इसमें मिल जाएंगी आपको। मैं बात करूंगा आपसे अब धारा 23 की। धारा 23 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, जो निर्हरता आदेश का प्रभाव, निर्हरता आदेश का, निर्हरता आदेश का प्रभाव, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर जो आपका 20 में राइट आंसर था, उस अवधि को क्या कहेंगे, दी गोल्डन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता को अधिकारित के तहत खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चे किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 10, ठीक है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा जो है 10 क्या निर्धारित करती है कि उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार के तहत खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करती है, धारा 10, ठीक है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे धारा धारा 46 की। धारा 46 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, पुनर्वासन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उपबंधों का विनिर्दिष्टि, उपबंधों का विनिर्दिष्टि व्यक्तियों से भिन्न कतिपय भिन्न भिन्न कतिपय व्यक्तियों की दशा में लागू, व्यक्तियों की दशा में व्यक्तियों की दशा में लागू होना, किस में दिया गया है आपका, आर्टिकल नंबर जो है प्यारे बच्चे 46 में दिया गया है। अब मैं बात करूंगा आपसे धारा धारा 9, आपका ऑप्शन बी दिया गया है ना, धारा 9। तो धारा 9 प्यारे बच्चे क्या प्रावधान करती है कि सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट, किससे छूट, सामाजिक सामाजिक समाघात सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे 40 की, क्या दिया गया है, आपका ऑप्शन डी है आपका धारा 40, ठीक है ना, चारों ऑप्शंस जो आपके डिटेल हो जाएंगे। तो 40 में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, कतिपय दशाओं में भूमि, कतिपय कतिपय दशाओं में कतिपय दशाओं में कौन मेरे प्यारे बच्चे, भूमि, ठीक है, अर्जन की, भूमि अर्जन की दशा में विशेष शक्तियां, दशा में विशेष शक्तियां, ठीक है, कतिपय दशाओं में भूमि अर्जन की अति आवश्यक की दशा में विशेष शक्तियां, दशा में भूमि अर्जन की, ठीक है, भूमि अर्जन की अति आवश्यकता आएगा इसमें, अर्जन की अति आवश्यकता दशा में विशेष शक्तियां, ठीक है प्यारे बच्चे। धारा 52, धारा 52, धारा 52 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे, प्राधिकरण की संरचना, प्राधिकरण की संरचना, ठीक है। प्राधिकरण को निर्देश ये दिए गए हैं आपके मेरे प्यारे बच्चे 64 में, धारा 64 में क्या दिया गया है, प्राधिकरण को निर्देश, प्राधिकरण को निर्देश, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर है, सेक्शन 10, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वे जीव जो अन्य जीवों का मांस खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे जो जैसे वे जीव जो मान लीजिए उसको क्या कहेंगे, सी ऑप्शन देखोगे आप, मांसा भक्षी यानी कॉर्निवोर्स कहा जाता है। वे जीव जो अपना वे जीव जो अन्य जीवों को मांस खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मांस भक्षी कहा जाता है, जैसे शेर है, बाघ है आदि है, ठीक है। अब बात करेंगे हम आपसे किसकी, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी भी है, सर्वाहारी भी होते हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। जो जीव अन्य जीवों का मांस खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम कार्निवोरस यानी मांस भक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अब आपको दिया मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले दिया है आपको स्वपोषी, क्या दिया गया है, स्वपोषी। वे जीव, ये कौन से होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन, जो अरे क्या लिख गया, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, स्वपोषी यानी उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसमें हो जाएगा आपके पौधे, ठीक है। उत्पादक,
उत्पादक कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। स्वपोषी जीवों को ही उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। स्वपोषी जीवों को ही स्वपोषी स्वपोषी जीवों को ही उत्पादक कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि खाद्य श्रृंखला के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। शाक भक्षी हर्बीवोरस कौन सा है? हर्बीवोरस यानी शाक भक्षी, यानी जो शाखाएं खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? जो अपना पोषण केवल, जो अपना पोषण या जो अपना भोजन भी बोल सकते हैं, केवल किससे प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? पौधों से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? शाक भक्षी यानी हर्बीवोरस कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? किसके कारण प्यारे बच्चे? प्रोटीन की कमी के कारण। भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे पारिगर्भिक यानी कावस्त्रकोर जो है पारिगर्भिक होता है। कौन सा होता है? पारिगर्भिक कहलाता है जिसको। जबकि आयोडीन की कमी से कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे? घेंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर है। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसमें कौन सा रोग हो जाएगा प्यारे बच्चे? पारिगर्भिक, पारिगर्भिक, ठीक है। घेंगा किसकी कमी से होता है प्यारे बच्चे? आयोडीन की कमी से जो घेंगा होता है, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से, जिसको हम क्या भी बोलते हैं प्यारे बच्चे? घेंगा को यानी गोइटर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चे जब जनगणना कब हुई थी? जनगणना हुई थी आपकी 2011 में। इसके अनुसार जो है मेरे प्यारे बच्चे सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है। ऑप्शन नंबर जो बी राइट आंसर है। क्या? सिक्किम। कितनी जनसंख्या है उसकी प्यारे बच्चे? 6,10,577, 6,10,577 जो प्यारे बच्चे सिक्किम की जनसंख्या है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करूं प्यारे बच्चे, ये कौन सी है? सिक्किम सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, किसकी बात करूंगा? उत्तर प्रदेश की अगर बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है सर्वाधिक, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें बी राइट आंसर है कि सिक्किम जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे उच्च से शीर्ष जनसंख्या वाले राज्य, फर्स्ट नंबर पे कौन है मेरे प्यारे बच्चे? उच्च से शीर्ष की बात कर रहा हूं ना मैं, उच्च से शीर्ष की बात करते हैं। सबसे कम किसकी है? सबसे कम सिक्किम है, ठीक है। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है। फिर दूसरे नंबर पे मिजोरम, मिजोरम आएगा। फिर आपका आएगा प्यारे बच्चे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, ठीक है। सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है, ठीक है प्यारे बच्चे। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? राधे राधे श्याम मिला दे। आह, तो आप लोगों की तैयारी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही होगी वैसे तो सबकी ना। हाँ, अगर मैं साक्षर उसकी बात करूं, अधिकतम साक्षर राज्य की, साक्षर राज्य, साक्षर राज्य सबसे फर्स्ट पे कौन आएगा प्यारे बच्चे? केरल। क्या है साक्षरता दर? 94.00%। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका लक्षद्वीप। क्या रेटिंग है वहां पे? वो है आपकी 91.85%, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आएगा मिजोरम। वहां पे लिटरेसी रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? साक्षरता दर कितनी है मिजोरम की? 91.33%, 91.33%। उसके बाद बात करूंगा प्यारे बच्चे गोवा, गोवा, ठीक है, 88.70%। उसके बाद बात करूंगा मैं पांचवें नंबर पे आपकी त्रिपुरा, त्रिपुरा का 87.22%, ठीक है। 100% साक्षर जिला, 100% साक्षर जिला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? वो है आपका एर्नाकुलम यानी केरल, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे 20 का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धान्य का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चे जो गेहूं होता है, ऑप्शन नंबर जो बी आपका राइट आंसर होगा कि गेहूं जो है, गेहूं, गेहूं किसका उदाहरण है प्यारे बच्चे? धान्य का उदाहरण है, ठीक है। और जबकि बात करूं मैं सोयाबीन और मूंगफली और चना, ठीक है, ये जो प्यारे बच्चे दलहनी फसल के उदाहरण है। कौन सी? दलहनी, सही से लिख देता हूं, दलहनी फसल के उदाहरण,
दलहनी दलहनी फसल के उदाहरण हैं। जबकि गेहूं किसका है? ये धान्य फसल का उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत जो है दुनिया भर में गेहूं के उत्पादक में दूसरे स्थान पर है। भारत भारत दूसरे स्थान पर है। किसमें? गेहूं उत्पादन। गेहूं उत्पादन में जो है भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, कहता है कि डिजिटल साक्ष्य की खोज में कंप्यूटर के पुर्जे की वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तकनीकों को लागू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? उसको हम कहते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स। कंप्यूटर फोरेंसिक्स, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डिजिटल साक्ष्य की खोज में कंप्यूटर के पुर्जे की वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक परिणति को लागू करने की प्रक्रिया को कंप्यूटर फोरेंसिक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, कंप्यूटर क्षेत्र के संबंध में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होगा प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड सी से क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। ठीक है, ये जो है आपकी ENIAC की फुल फॉर्म है। ठीक है, CPU की क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मैं लिखवा देता हूँ आपको। SMPS क्या होता है? SMPS इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, और मैं बात करूं प्यारे बच्चे, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं CPU कराया नहीं? करा दिया। ठीक है, रैम की बात करूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, FDD की बात करूं तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD दो बार है, ये 3 बार लिख दिया मैंने, तो कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। FDD की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने आपको प्यारे बच्चे? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये आपका क्लास का जो है अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर वही मेरी बात आपसे बार बार रहती है कि क्वेश्चंस जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप क्वेश्चंस को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर आप उन सबका जो है प्यारे बच्चे आंसर दें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, उस पर आपको PDF नोट्स जो है प्यारे बच्चे प्रोवाइड हो जाते हैं अंडर 24 आवर्स क्लास होने के। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू।